जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज फिर हम आपके सामने जीके की बेहतरीन क्लास लेकर हाजिर हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि 2024 में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। एक बार सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था। बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द किसने कहे थे? तो साथियों, ये शब्द कहे थे लोकमान्य तिलक ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द लोकमान्य तिलक ने कहे थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। बताइए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हो तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना और लास्ट में ईमानदारी के साथ अपना स्कोर जरूर बताना। तो साथियों, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी वो कैसी चल रही है। तो अभी बताइए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने। तो साथियों, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, कब? 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो इसको पारित किया था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते रहना। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी बताइए कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो साथियों, महात्मा गांधी के दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी मार्च 1930 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, महात्मा गांधी का दांडी मार्च मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? बताइए कि जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको कब और कहां पर सबसे पहले गाया गया था? तो साथियों, जनगण मन को 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, जनगण मन को 1911 में कलकत्ता में सर्वप्रथम गाया गया था, यानी कि सबसे पहले इसको कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? बताइए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो साथियों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला, किस नाम से? भारत कोकिला के नाम से किसे पुकारा जाता है? सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का नेता कौन था? बताइए कि इनमें से गदर पार्टी का नेता कौन था? तो साथियों, गदर पार्टी का नेता था लाला हरदयाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल ने 1913 में, कब? 1913 में अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1913 में अमेरिका के अंदर। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो ये गदर पार्टी का नेता था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, पंजाब के अंदर अहमदिया आंदोलन का जो शुरुआत है तो इसकी शुरुआत की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और इसकी शुरुआत कब की थी? तो साथियों, इसकी शुरुआत की थी 1889 में। इसको भी आपको याद रखना है, जो अहमदिया आंदोलन है इसकी शुरुआत पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में की थी। और जो ये अहमदिया आंदोलन था ये एक धार्मिक आंदोलन था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। बताइए कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था तो ये किससे संबंधित है? तो दिल्ली चलो का नारा है इंडियन नेशनल आर्मी से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, दिल्ली चलो का नारा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। और जो सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था, कब दिया था? 1943 में। कहां पर दिया था? सिंगापुर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, जो दिल्ली चलो का नारा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था। और कहां पर दिया था? सिंगापुर के अंदर। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को दिया था और इसका संबंध है इंडियन नेशनल आर्मी से। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। याद रखिए, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनए का गठन कब हुआ था? बताइए कि आईएनए का गठन कब हुआ था? आईएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल आर्मी। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? इंडियन नेशनल आर्मी, या हिंदी में आप बोल सकते हो इसको भारतीय राष्ट्रीय सेना।
भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो इंडियन नेशनल आर्मी। तो साथियों इसका गठन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सिंगापुर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1942 ईस्वी में। और किसने किया था इसका गठन? इसका गठन किया था मोहन सिंह ने। आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी देखिए आईएनए का जो गठन है ये कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और किसने किया था? मोहन सिंह ने। और सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल आर्मी, या आप हिंदी में इसको बोल सकते हो भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। और इसकी स्थापना जो कब की गई थी? 28 दिसंबर 1985 में। यह आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। बताइए कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो साथियों सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि। तो ऑप्शन ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। और ये जो कलकत्ता की संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो अलीनगर की संधि है इसे कलकत्ता संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कलकत्ता की संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कब की थी संधि? 9 फरवरी 1757 में। कब की थी? 9 फरवरी 1757 में। और किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई थी। तो याद रखने आपको सभी पॉइंट्स। जो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी, इस संधि को कलकत्ता की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और 9 फरवरी 1757 ईस्वी में यह संधि हुई थी। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध किया गया। बताइए कि जो सती प्रथा थी बहुत ही बुरी प्रथा थी। तो इस पर जो रोक लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी? तो साथियों सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। और सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो उस टाइम पर जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और कब लगाई थी? ये 1829 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? बताइए कि पूना समझौता जो हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, तो सभी इसको नोट कर लेना। जो पूना का समझौता है तो ये किस किस के बीच में हुआ था? तो यह था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए पूना पैक्ट जो या पूना समझौता ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? ये 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखना इसको। जो पूना समझौता है अंबेडकर और गांधी के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। और जो नीली क्रांति है इसकी भारत के अंदर शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? नीली क्रांति की। तो याद रखिए नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से, और इसकी शुरुआत 1985 से 1990 के बीच में हुई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो साथियों इसका संबंध है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। तो अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत है तो इसकी शुरुआत की गई थी जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं तो उनके उत्थान के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 में। कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 में। और सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और जो अंत्योदय कार्यक्रम है तो ये क्या है? तो इसके अंदर जो गरीबी रेखा के लोग हैं उनको अनाज, दाल, चावल ये सब दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल है जो इसका संबंध किससे है? तो साथियों मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध है काले धन पर अंकुश, यानी कि काले धन पर रोक लगाना। तो इसका संबंध किससे है? काले धन पर रोक लगाना, काले धन पर अंकुश लगाना। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध काले धन पर अंकुश लगाना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उपभोक्ता संरक्षण है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। तो भारत के अंदर ये एक अधिनियम पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो साथियों जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसे 1986 में पारित किया गया था। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित या पास किया गया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? बताइए कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत की गई थी, तो ये शुरुआत किस लिए की गई थी? भारत के अंदर जो आर्थिक समानता लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1951 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो साथियों, भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है इसको कब जारी किया गया था? तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो मानव विकास रिपोर्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, या आप इसे बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। तो 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट है इसको कब जारी किया गया था? तो इसको जारी किया गया था सबसे पहले अप्रैल 2002 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में इसको जारी किया गया था। और इसको कौन जारी करता है? इसको यूएनडीपी या संयुक्त राष्ट्र विकास इसको जारी करता है। और जो मानव विकास रिपोर्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 1990 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? बताइए कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी यूटीआई ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसने इसकी शुरुआत की थी किसकी? म्यूचुअल फंड की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी इसकी शुरुआत? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा म्यूचुअल फंड की शुरुआत की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो साथियों, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेकिन अभी जो अनुच्छेद 370 या धारा 370 है इसको मोदी सरकार ने इसको तोड़ दिया है। तो इसके तहत ही जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि लेडी विद द लैंप इनमें से किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और इनका संबंध कहां से था? तो साथियों, इसका जन्म हुआ था लंदन के अंदर। और ये पेशे से क्या थी? एक नर्स। तो पेशे से नर्स थी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और इनका जन्म हुआ था लंदन के अंदर। और इसे लेडी विद द लैंप कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर भारत के जो गवर्नर जनरल है तो वो कौन थे? तो साथियों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते रहना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी बताइए कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो साथियों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो बताइए कि रक्त के स्कंदन हेतु, रक्त का स्कंदन क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर खून है, खून कैसा होता है? पतला। क्योंकि शरीर के अंदर खून पतला है तो इसको ठोस होने से यानी कि इसको जमने से बचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो बताइए कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, रक्त को जमने के लिए, इसको ठोस होने से बचाने के लिए शरीर के अंदर विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के की आवश्यकता होती है। कहां पर? हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी को विटामिन के की जरूरत पड़ती है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? बताइए कि लाल रक्त कणिकाएं हैं जो शरीर के अंदर, तो उनका औसत जीवन काल है वो लगभग कितने समय का होता है? तो साथियों, लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल है तो वो लगभग 100 से 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते रहना क्वेश्चनों को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बताइए कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है?
तो साथियों प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ऑप्शन ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए कि दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की थी? तो साथियों दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी स्वामी शिवानंद ने। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का असली नाम था। बताइए कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो साथियों बीरबल का असली नाम था महेश दास। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए बीरबल का असली नाम महेश दास था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। बताइए कि शिवाजी ने सबसे पहले जो किला जीता था तो वो कौन सा किला था, उसका नाम क्या था? तो साथियों शिवाजी ने जो पहला किला जीता था तो उसका नाम था तोरण का किला। तो ऑप्शन ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए शिवाजी ने सबसे पहले कौन सा किला जीता था? तोरण का किला। तो ऑप्शन ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? बताइए कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थकार थे तो वो कौन थे? तो साथियों जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे ऋषभ देव। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नोट कर लेना। जो जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे तो कौन थे? ऋषभ देव। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहां स्थित है? बताइए कि विजय स्तंभ कहां पर स्थित है ये? तो साथियों विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये चित्तौड़गढ़ कहां पर है? राजस्थान में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बताइए कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? तो साथियों दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। इससे क्या आपको अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट में कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने गलत हुए। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा या अनुमान लगा सकते हो आपकी तैयारी हो कैसी चल रही है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक थे। बताइए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो साथियों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। साथियों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर देना और साथ के साथ शेयर भी कर देना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? बताइए कि स्वर्ण मंदिर है ये किस धर्म से इसका संबंध है? तो साथियों स्वर्ण मंदिर आप सभी को पता होगा कि ये कहां पर है? अमृतसर के अंदर, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मैक्सथनीज भारत आया था? बताइए कि किसके शासनकाल में मैक्सथनीज है जो ये भारत आया था? तो साथियों मैक्सथनीज है जो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? बताइए कि मानव ने इस धरती पर सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो साथियों मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। किसका? तांबा। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र किसने लिखा? बताइए कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पंचतंत्र है जो इसकी रचना किसने की थी? तो साथियों पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि अजंता की गुफाएं हैं जो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? साथियों, महाराजा रणजीत सिंह कौन था? ये महाराजा रणजीत सिंह था उस टाइम पर जो J&K का एरिया है, जो लाहौर J&K यानी कि जो पंजाब है जो पाकिस्तान के अंदर, और जो भारत का जो इलाका पंजाब का J&K का, तो इनका राजा उस टाइम पर कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। तो उसकी राजधानी उस टाइम पर कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षचरित की रचना की थी, बताइए कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना इसको। हरिश्चरित की रचना किसने की थी? तो साथियों, हरिश्चरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे, बताइए कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो किस भगवान की पूजा करते थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, हड़प्पा के लोग है वे पशुपति भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, हड़प्पा के लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बताइए कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो साथियों, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो ऑप्शन सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध का अशोक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? तो साथियों, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के ऊपर प्रभाव पड़ा था कि जो सम्राट अशोक था उसने युद्ध न लड़ने का निश्चय किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कभी भी युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। अभी देखिए क्वेश्चन। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो साथियों, गुड फ्राइडे का संबंध किससे है? तो गुड फ्राइडे का संबंध है ईसा की सूली से। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, गुड फ्राइडे का संबंध किससे है? ईसा की सूली से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता, तो बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? तो साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस गाने के रचयिता है इकबाल। तो ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता इकबाल हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? बताइए कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहां पर किया गया है? तो साथियों, गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर। तो ऑप्शन ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? बताइए कि मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र है लाहौर के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र लाहौर में स्थित है। साथियों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना, और लास्ट में ईमानदारी के साथ अपना सेफ स्कोर जरूर लिखना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी वो कैसी चल रही है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? बताइए कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग मतलब सोने का युग कहा जाता है? तो साथियों, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए कि बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये किससे संबंधित है? तो साथियों, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, बुलंद दरवाजा अकबर से संबंधित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत के किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो साथियों, हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। कहां पर? कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? बताइए कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो साथियों, तिब्बत के पठार की जो रीढ़ है वो कौन सी श्रेणी को कहा जाता है? तो कहा जाता है कराकोरम को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, तिब्बत के पठार की रीढ़ कराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? बताइए कि चंडीगढ़ शहर का नक्शा किस वास्तुकार ने बनाया था? तो साथियों, चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था एल काम्बुजियर ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका
राइट आंसर होगा, याद रखिए, एल कॉम्बुजियर ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कि भारत के किस राज्य में खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है? तो साथियों खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियां भारत के मेघालय में स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? बताइए कि थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों थार का रेगिस्तान है भारत के राजस्थान में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? बताइए कि इंदिरा गांधी नहर है ये भारत के किस राज्य में इसका निर्माण किया गया था? तो साथियों इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था राजस्थान में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में निर्मित की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? बताइए कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों लखनऊ शहर है जो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो साथियों बताइए कि धर्म की स्वतंत्रता है जो ये भारत के किस संविधान में इसका वर्णन किया गया है? तो साथियों धर्म की स्वतंत्रता है भारत के 25वें संविधान में इसका वर्णन किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के 25वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? बताइए कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? साथियों अगर भारत का राष्ट्रपति है वो अगर किसी कारण से इस्तीफा दे देता है या उसको उसके पद से हटा दिया जाता है तो उसका जो पद है जो राष्ट्रपति का वो खाली हो जाता है, तो उसकी जगह पर जो दूसरा राष्ट्रपति है वो कितने दिनों के अंदर है चुना जाना आवश्यक है? तो साथियों यहाँ पर राष्ट्रपति पद है वो रिक्त हो जाने पर 6 माह के भीतर है जो उसके पद को भरना आवश्यक है, यानी कि दूसरा राष्ट्रपति है जो नियुक्त करना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर 6 माह की अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना सभी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों राज्यसभा है वो किसी भी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो साथियों राज्यसभा जो वो किसी भी धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको भी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए कि भारतीय संविधान में आपातकालीन अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? अगर भारत के अंदर किसी कारण से आपातकाल घोषित करना है तो वो किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो साथियों जर्मनी से भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा ली गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? बताइए कि भारतीय संविधान ये कब ये तैयार किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि इसको तैयार कर दिया गया था। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है कौन? संसद के द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कि कोई भी व्यक्ति है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी व्यक्ति को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष है। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है साथियों फुटबॉल से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए कि कथकली नृत्य है जो इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई थी केरल राज्य से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केरल राज्य से हुई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। बताइए कि पश्चिमी बंगाल में रानीगंज ये एक जगह है तो उसका संबंध किस चीज से है? तो साथियों पश्चिमी बंगाल के अंदर जो रानीगंज है तो वहां पर इसका संबंध है कोयला क्षेत्रों से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्योंकि रानीगंज के अंदर कोयला निकाला जाता है। तो पश्चिमी बंगाल के रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बताइए कि किलोवाट घंटा ये किसकी यूनिट है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो किलोवाट घंटा है ऊर्जा की यूनिट। किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए किलोवाट एक यूनिट है किसकी? ऊर्जा की। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर पहले से आंसर जानते हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना और लास्ट में ईमानदारी के साथ अपना सेफ स्कोर जरूर बताना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी हो कैसी चल रही है। तो अभी बताइए कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो साथियों भारत में सूफीवाद का संस्थापक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत में सूफीवाद का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि गीत गोविंद जो गीति काव्य है तो इसके कवि कौन है? तो साथियों गीत गोविंद गीति काव्य के कवि है जयदेव। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए गीत गोविंद गीति काव्य के कवि जयदेव है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। बताइए कि दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। बताइए कि सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी? तो साथियों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद अहमद खान। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में स्थित। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर? माउंट आबू के अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? बताइए कि भारत की जो तीनों सेना है आर्मी नेवी एयरफोर्स तो इन तीनों सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? यानी कि ये तीनों सेना है जो ये किसके अंडर में आती है? तो साथियों भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नायक होता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक भारत का राष्ट्रपति होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? बताइए कि जो राजनीतिक दल है इनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो साथियों राजनीतिक दलों को यह मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए अगर कोई भी नई पार्टी खड़ी होती है उसको राष्ट्रीय लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल पर उसको मान्यता प्रदान करनी है तो उसको कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अगर किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करना है तो उसको कौन बर्खास्त कर सकता है? तो साथियों, किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करना है तो वो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसको बर्खास्त किया जा सकता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लेना आप। बताइए कि भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? अगर साथियों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बताइए कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो साथियों, भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कि भारत को जब आजादी मिली थी अंग्रेजों से तो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, जब भारत को आजादी दी गई थी तो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, इलेक्शन का टाइम है तो आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए कि श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो साथियों, श्वेत पत्र कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो श्वेत पत्र कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाधान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? अगर भारत के अंदर अदालत से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसको सिर्फ एक ही आदमी है जो उस सजा को माफ कर सकता है। तो वो भारत के अंदर किसको यह अधिकार दिया गया है? तो साथियों, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाधान का जो अधिकार है वो संविधान के अंदर भारत के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जो भारत का राष्ट्रपति है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो आपको ये भी याद रखना कि ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो नोट कर लेना, इसको याद रखना। जो मृत्युदंड की सजा है इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति माफ कर सकता है भारत के अंदर, कौन? भारत का राष्ट्रपति। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक कानून तब बनता है जब, बताइए कि जो विधेयक है वो कानून कब बनता है? तो साथियों, विधेयक है वो कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, कोई भी विधेयक है वो कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। बताइए कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि आपातकाल की घोषणा है वो भारत के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया? तो साथियों, आपातकाल की घोषणा का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 352 में किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और जो आपातकाल की अवधारणा है ये किससे ली गई है? तो ये जर्मनी देश से ली गई है। ये भी आपको याद रखना है, कौन से देश से ली गई है? जर्मनी देश से। और आपातकाल की घोषणा है जो उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 352 के अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत है वो की गई थी? तो साथियों, भारत में सबसे पहले राजस्थान के अंदर पंचायती राज का जो शुरुआत है वो की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और कब की गई थी? 1959 में। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। बताइए कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सन 1857 में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपने प्राणों का बलिदान किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ?
बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चला गया था। बताइए कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चला गया था। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो साथियों नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की एक प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की एक प्रमुख विशेषता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। बताइए कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो साथियों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला किसान आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन चंपारण आंदोलन था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो साथियों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना, और वीडियो के लास्ट में अपना सेफ स्कोर जरूर बताना कि हमारे 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड की घटना कब घटित हुई। बताइए कि चोरी चोरा कांड ये कब हुआ था। साथियों चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए चोरी चोरा कांड की घटना ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में ये घटना घटी थी। कौन सी? चोरी चोरा कांड। और कब हुई थी ये घटना? 4 फरवरी 1922 को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। बताइए कि हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। बताइए कि गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो साथियों गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी बताइए कि किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। तो साथियों 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई थी। बताइए कि भारत देश में पहले मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो साथियों भारत देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान के उदयपुर शहर में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। बताइए कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो साथियों महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज जाने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथ के साथ नोट करते रहना सभी क्वेश्चन को, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2024 में इनमें से हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी बताइए कि कार्बेट नेशनल पार्क भारत के किस जिले में स्थित है। साथियों कार्बेट नेशनल पार्क भारत के नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो साथियों किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के अंदर। अगर जिला पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? बताइए कि मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? तो साथियों मुस्लिम धर्म में 786 नंबर को शुभ माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए मुस्लिम धर्म में 786 नंबर को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो साथियों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व सौरमंडल पर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो सौरमंडल है ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। कौन सा? सौरमंडल। तो इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व सौरमंडल पर होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कि युवा राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों युवा राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखिए राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। बताइए कि छपेली लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों छपेली लोक नृत्य का संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए छपेली लोक नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? बताइए कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो साथियों भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरीरंगन है। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरीरंगन है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि हिंदी विधि पर एक पुस्तक लिखी गई थी मिताक्षरा, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों मिताक्षरा पुस्तक जो ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए हिंदी विधि पर जो पुस्तक लिखी गई थी मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पगोडा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि ब्लैक पगोडा का संबंध किससे है? तो साथियों ब्लैक पगोडा है जो ये कोणार्क में है। कहां पर? कोणार्क में। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए ब्लैक पगोडा कहां पर है? ये कोणार्क में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। बताइए कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी? बिहार के भागलपुर जिले में की गई थी। कहां पर? बिहार के भागलपुर जिले के अंदर। भागलपुर जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई थी विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की। और किसके द्वारा की गई थी? ये धर्मपाल के द्वारा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? बताइए कि भुवनेश्वर और पुरी के अंदर जो मंदिर है तो उन मंदिरों में कौन सी शैली का इस्तेमाल किया गया है? तो साथियों भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है उनके अंदर नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित है, यानी कि नागर शैली का इनमें इस्तेमाल किया गया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बताइए कि जगन्नाथ मंदिर है भारत के किस राज्य में है? तो साथियों जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। बताइए कि पुरी में स्थित कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर है जो इसके निर्माता थे नरसिंह प्रथम। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता नरसिंह प्रथम थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? बताइए कि इनमें से कविराज के नाम से कौन विख्यात था? तो साथियों कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात था। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए कविराज नाम से कौन विख्यात था? भोज परमार। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था। बताइए कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पाल वंश की स्थापना कब और कहां पर की थी? तो साथियों पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में बंगाल में की थी। कब की थी? 750 ईस्वी में बंगाल में। और काफी बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। क्या थी? मुंगेर। तो याद रखिए
पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब और कहां पर की थी? 750 ईस्वी में बंगाल में की थी और पाल वंश की राजधानी का नाम था मुंगेर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता थे। बताइए कि हिंदी विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग, तो उसकी रचना किसने की थी? तो साथियों हिंदी विधि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग, तो उसकी रचना की थी जिमुत वाहन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। हिंदी विधि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग, तो उसकी रचना की थी जिमुत वाहन ने। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना और वीडियो के लास्ट में अपना ईमानदारी के साथ स्कोर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में से और कितने गलत हुए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो भी बताइए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में स्थित है ये। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसकी स्थापना इज्जतनगर के अंदर कब की गई? तो साथियों 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? इज्जतनगर। ये इज्जतनगर कहां पर है? तो इज्जतनगर है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अंदर। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर है। वहां पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है जो, उसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खनन विद्यालय कहां स्थित है? साथियों भारतीय खनन विद्यालय झारखंड के धनबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारतीय खनन विद्यालय झारखंड के धनबाद शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना वहां पर कब की गई थी? धनबाद के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी में। लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1926 में झारखंड के धनबाद शहर के अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते रहना। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अभी बताइए कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो साथियों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1880 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? पिन कोड की शुरुआत भारत के अंदर कब हुई थी? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में। और स्पीड पोस्ट की शुरुआत, तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 ईस्वी में। साथ के साथ नोट करते रहना। और एयरमेल सेवा की शुरुआत कब हुई? एयरमेल सेवा की शुरुआत की गई थी भारत में पहली बार इलाहाबाद के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1911 ईस्वी में। और पार्सल सेवा की शुरुआत कब की गई भारत के अंदर? तो साथियों पार्सल सेवा की शुरुआत की गई थी भारत के अंदर 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में। और पोस्ट कार्ड की शुरुआत कब की गई? पोस्ट कार्ड की भारत में शुरुआत की गई थी 1879 ईस्वी में। तो सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? बताइए कि भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? तो साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये स्थापित है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को भोपाल में कब स्थापित किया गया? तो इसे 1977 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। तो याद रखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 1977 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसका संबंध किससे है? तो साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध सड़क परिवहन से। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये 1999 में ये बनकर तैयार हुई। कब? 1999 में बनकर तैयार हुई। और भारत सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जो निर्माण कार्य है इसकी शुरुआत की थी 2001 में। शुरुआत कब की इसके तहत कार्य की? 2001 में। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये बनकर तैयार कब हुई? 1999 में। और इसका संबंध किससे है? सड़क परिवहन से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? बताइए कि कौन सी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है? तो साथियों रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो रूसी क्रांति है ये कब हुई थी? तो साथियों रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में।
कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और 20वीं शताब्दी की सबसे विस्फोटक राजनीतिक घटनाओं में से एक है क्या? रूसी क्रांति। जो 20वीं शताब्दी में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति 1917 में, ये उस टाइम की राजनीतिक घटनाओं में से सबसे विस्फोटक मानी जाती है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किस देश ने किया था? तो पहले विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी देश ने। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी देश ने किया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है, कब से कब तक लड़ा गया था? तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। कब से कब तक? 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से 1945 तक। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? बताइए, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? तो साथियों, भारतीय सेना का निर्माण हुआ था 1847 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारतीय सेना का निर्माण 1847 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है, जो थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों, हर साल आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। और जो नेवी डे है, तो नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे, तो हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने। जो आर्मी डे है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। बताइए कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो साथियों, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो अंतरिम सरकार होती है क्या होती है? तो भारत में इसका गठन कब किया गया था? तो भारत में इसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। और ये क्या होती है अंतरिम सरकार? जो अंतरिम सरकार होती है ऐसी सरकार होती है जो कि सत्ताई सरकार आने तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करती है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? बताइए कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत वो किसने की है या किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो साथियों, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत जो किसने की है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना हुई है 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। तो याद रखिए, 1944 ईस्वी में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है जो इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इकबाल सम्मान दिया जाता है तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रचनात्मक उर्दू लेखन क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इकबाल सम्मान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1986-87 में। 1986-87 में इकबाल सम्मान की जो है शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और ये रचनात्मक उर्दू लेखन क्षेत्र में दिया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? बताइए कि पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत वो भारत के किस राज्य में सबसे पहले की गई थी? तो साथियों, पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में।
कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। और सबसे पहले कहां पर की गई थी? राजस्थान के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। भारत में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बताइए कि बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो साथियों, बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बाबर की पुत्री है गुलबदन बेगम, इसका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो साथियों, इसका जन्म हुआ था 1553 ईस्वी में काबुल के अंदर। कहां पर हुआ था इसका जन्म? 1563 ईस्वी में काबुल के अंदर। और जो मुगल कालीन दौर की हज पर जाने वाली ये पहली महिला थी। कौन? गुलबदन बेगम। मुगल काल दौर की ये पहली महिला थी जो कि हज पर गई थी। और इसका जन्म कब हुआ था? 1553 ईस्वी में काबुल के अंदर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इस युद्ध को जाना जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून। कब? 18 जून 1576 ईस्वी में। याद रखिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? ये 18 जून 1576 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है किसके बीच में लड़ी गई थी? साथियों, पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और तीनों लड़ाइयाँ इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से एग्जाम इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने पानीपत के तीनों युद्धों के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल रखा है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। सभी क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हैं। तो तीनों लड़ाइयों को उसमें हमने जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो सभी को वहाँ पर कवर किया है। तो अभी बताइए कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में। और इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई थी और हेमू की इसमें हार हुई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, उसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए कि भारत का जो पहला मुगल शासक था कौन था? तो साथियों, भारत का पहला मुगल शासक था बाबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत का पहला मुगल शासक बाबर था और बाबर ने ही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब हुआ था? बताइए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा गया था 1858 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसी युद्ध में लड़ते हुए झांसी की रानी है जो उसको वीरगति प्राप्त हुई थी। यानी कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसकी मृत्यु कब हुई? 1858 में। अंग्रेजों के साथ में युद्ध में लड़ते हुए इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कि हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? तो साथियों, हिंदू धर्म और जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना गया मेरू पर्वत को। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र मेरू पर्वत को माना गया है। अभी देखिए नेक्स्ट। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? बताइए कि चंद्रमा का जो सबसे अंदर वाला भाग है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है तो उस भाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को कहा जाता है उम्रा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को उम्रा कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? बताइए कि यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? तो साथियों पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास यूएई में किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो साथियों पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था 14 फरवरी, कब? 14 फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखिए यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 14 फरवरी 2024 में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? बताइए कि इनमें से कौन सा त्योहार है जो कि तमिलनाडु से जिसका संबंध है, यानी कि तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथियों पोंगल का त्योहार है जो, ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए पोंगल का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए कि सूरजकुंड मेला जो ये हर साल इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो साथियों सूरजकुंड का मेला है जो ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए सूरजकुंड मेले का आयोजन हर साल हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया जाता है। और कब किया जाता है इसका आयोजन? हर साल इसका आयोजन किया जाता है फरवरी महीने के अंदर। कब? फरवरी महीने के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए सूरजकुंड मेले का आयोजन हर साल फरवरी महीने में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया जाता है। तो साथियों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो जाने से पहले सभी साथी एक बार वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।